प्रणाम स्वीकार करें। आपके श्री चरणों में कोटि-कोटि नमन करता हूँ। प्यारे साथियों और डॉक्टर श्याम सिंह जी से आप परिचित हैं। विशेष परिचय जो साथी नए जुड़े हुए हैं, मैं उनसे परिचय करा देता हूँ। डॉक्टर श्याम सिंह जी मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से हैं। आपने योग विषय में पीएचडी किया है और इसके साथ-साथ मध्य प्रदेश योग आयोग में एक मुख्य भूमिका में आप काम कर रहे हैं और संगठन का विस्तार कर रहे हैं। साथ ही बहुत सारे जो योग के प्रमुख संगठन हैं भारत के, उनमें आप सेवा दे रहे हैं। इसके साथ-साथ आपने 4 बार लगातार नेट विषय जो योग का है, उसमें जेआरएफ को क्लियर किया और उनका परसेंटाइल जो था वो 99.8 परसेंटेज से इन्होंने नेट को नाबाद तरीके से 4 साल तक इन्होंने, मैं कहूँगा, क्लियर नहीं किया, रोंदा नेट को एक तरह से, क्योंकि ये स्कोर कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। साथ ही इन्होंने एक नई चिकित्सा पद्धति भी इजाद किया है, श्याम ध्यान करके इनकी एक ध्यान की नई गूढ़ विधि है और हनुमान नमस्कार करके, जैसे आपने सूर्य नमस्कार है, इसी तरह हनुमान नमस्कार करके एक नई टेक्निक इजाद की और नेचुरोपैथी, वाटर मॉलिक्यूल्स, पर्यावरण, जीव विज्ञान, इन पर इनकी विशेष शोध पत्र शामिल हैं। वर्तमान समय में एक पुस्तक भी आप योग के लिए लिख रहे हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो योग में कुछ करना चाहते हैं, उनको निःशुल्क आप कक्षाएँ प्रदान करते हैं। अपने घर से 60-70 किलोमीटर दूर इस उम्र में जाकर के उन बच्चों के लिए आप अपना समय दे रहे हैं। मैं आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ डॉक्टर साहब। और आप इस मंच पर हमारे एक निवेदन पर आ जाते हैं, उसके लिए मैं आपके लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आज हम जानेंगे दिनचर्या और स्वास्थ्य। तो ऐसी क्या खामियाँ रहती हैं हमारी दिनचर्या में, जो हम प्रतिदिन जो गलतियाँ करते हैं, जिनकी वजह से हम रोगग्रस्त हो सकते हैं? तो उनके बारे में डॉक्टर साहब आप अपने अनुभव से आज हमें जागृत करेंगे। तो प्यारे साथियों, मैं चाहता हूँ कि आप कॉपी पेन साथ लेकर के बैठें, क्योंकि डॉक्टर साहब जो भी बोलते हैं बड़ी साइंटिफिक होती हैं और लगभग चीज़ें इन्होंने अपने ऊपर प्रयोग की गई होती हैं। और मैं आपको एक बात और इनके बारे में बड़ी रोचक मैं बताता हूँ। जब कोविड का समय था, तो दुनिया एक-दूसरे से हाथ लगाने से भी बच रही थी। उस समय इन्होंने स्वयं को कोविड से संक्रमित किया और योग द्वारा अपना ट्रीटमेंट स्वयं किया, बिना किसी वैक्सीन के, बिना किसी दवाई के, योगिक अभ्यास के द्वारा। 24 घंटे तक बेहोश रहे और उसके बाद इन्होंने कोविड पर विजय पाई और आज स्वस्थ हैं, आपके सामने हैं। और ये इन्होंने तब किया जब लाशों के ढेर दुनिया भर में लगे हुए थे। तो ऐसी महान विभूति को मैं नमन करता हूँ कि वो अपने शरीर को ही एक इंस्ट्रूमेंट बना के, एक प्रयोगशाला बना के काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है आज के इस मंच के ऊपर। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। माइक ओवर टू यू सर। प्रमोद जी, धन्यवाद। आपने मेरी जितनी प्रशंसा की हो उसके लायक तो नहीं हूँ। मैं अपने हिसाब से जितना बन सकता है करता हूँ। सर, मुझे लगता है कि मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं और मैं, क्योंकि एक प्रोफेशनल एंकर नहीं हूँ, एक एक्सीडेंटल एंकर हूँ, बस सेवा कर रहा हूँ और निश्चित तौर पर मेरी डिक्शनरी में कुछ और शब्द होते तो मैं ज़रूर उनका उपयोग करता। जो काम आप कर रहे हैं वो साधारण नहीं है सर। ये तो आपका बड़प्पन है। बाकी मुझ में ना तो कोई बहुत बड़ी विशेषताएं हैं, ना मेरी कोई तपस्या है। ये आप लोगों का स्नेह, ईश्वर की कृपा है। ना बन सकता है, कोशिश करता हूँ। हम अपने आज के कार्यक्रम के प्रारंभ में, जैसा कि हमारी परंपरा है, प्रार्थना से करते हैं। परोपकारार्थम इदं शरीरम योगमयं कुरु एतदर्थम। पावन हो सब ध्येय हमारे, हम ना हो कृष्णा के दास। विवेक हमारा कभी न टूटे, ना छूटे नियमित अभ्यास। एकमात्र शक्ति तू ही है, लेते रहे हम तेरा नाम। अनासक्ति से करते जाएं, हे भगवान तेरा हर काम। ओम शांति शांति शांति। जैसा कि प्रमोद जी ने आग्रह किया कि दिनचर्या के संबंध में हम आज की चर्चा करें,
हम प्रकृति से जुड़कर ही अपने दैनंदिन जीवन की जितनी भी गतिविधियां हैं उनको करेंगे तो योग के अनुकूल भी रहेंगे, सेहत के अनुकूल भी रहेंगे और परोपकार के अनुकूल भी रहेंगे। प्रकृति ने हमको जो दिया है, हवा से ऑक्सीजन दी है, सूर्य से प्रकाश दिया है, धरती माता से मैग्नेटिज्म दिया है, अर्थिंग दी है, पानी से हमको मिनरल्स मिलते हैं और हाइड्रोजन मिलती है, और जो प्लांट्स हैं उनसे हमको नाइट्रिक ऑक्साइड मिलती है और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो इस तरह से ये परस्पर लेन देन का कार्यक्रम चलता है हमारे और प्लांट्स के बीच में। हम अगर वनस्पति को नाइट्रोजन नहीं देंगे और उससे ऑक्सीजन लेते रहेंगे या अपना भोजन लेते रहेंगे तो ये एक असंतुलन हो जाएगा। जब भी हम असंतुलन में रहेंगे तो वो असंतुलन हमारे भीतर तक प्रभाव डालेगा। तो हमारे जीवन को ये जो प्रकृति से हम लेते हैं उसके एवज में देना भी सीखें। सुबह जब हम उठते हैं तब हमको सूर्य से इंफ्रारेड की प्राप्ति होती है। तो जो लोग सुबह उठ जाते हैं वे लोग उसे प्राप्त करते हैं। वो इंफ्रारेड हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया तक जाकर के और जो माइटोकॉन्ड्रियल नाइट्रिक ऑक्साइड है उसको रिलीज कराता है। हम देखते हैं कि लाखों किलोमीटर की हमारी जो आर्टरीज हैं, जो हमारी रक्त की वाहिनियां हैं, वो केवल हमारे हृदय के आधार पर ही उनमें रक्त का प्रवाह नहीं होता, उनमें कुछ और भी चीजें हैं जो ऐसा करा पाती हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस होती है, वो गैस ही उस रक्त को आगे बढ़ाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड जिस तरह से हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता है उसी तरह से हमारे शरीर के इंटरनल एनवायरनमेंट को नाइट्रिक ऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो सुबह सुबह का सूर्य है, उस सूर्य से हमको वो जो इंफ्रारेड और रेड लाइट मिलती है। देखिए, हम जो देख पाते हैं विजिबल जो स्पेक्ट्रम होता है वो 400 से लेकर के और 900 नैनोमीटर तक वेवलेंथ का रहता है। तो ये जो बीच की जो चीजें हैं जिसमें 400 वेवलेंथ की अगर वायलेट रेज है तो 900 के करीब हमारी रेड है, और रेड से अगर और ज्यादा 1000 अगर नैनोमीटर का वेवलेंथ हो जाता है तो इंफ्रारेड हो जाती है। तो प्रत्येक जो हमारा वेवलेंथ है, हर वेवलेंथ का अपना एक गुण होता है। जब हम ब्लू तरफ को जाते हैं तो हमारे स्किन को वह प्रकाश मिलता है जिससे हमारे स्किन के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो विटामिन D3 के रूप में कन्वर्ट होता है। और ये जो 400-500 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ होता है, जो इंफ्रारेड और रेड
जो लाइट होती है वह लाइट हमारे मुख्य तौर से नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो जैसा कि हमारे योग ग्रंथों में भी लिखा है कि ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तो जीवनचर्या में ब्राह्म मुहूर्त इस दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इसलिए आवश्यक है। नाइट्रिक ऑक्साइड का केवल हमारे रक्त प्रवाह में ही नहीं बल्कि एंटी इन्फ्लेमेशन में, जो हमारे को फ्री रेडिकल्स जो नुकसान करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, बहुत सारे हार्मोन्स के निर्माण के लिए, इस तरह से बहुत सारी मेलाटोनिन के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो हम सूर्योदय के पहले जो आकाश में लालिमा होती है उस लालिमा को ग्रहण करके इस नाइट्रिक ऑक्साइड को प्राप्त करते हैं। ये जो पेड़ पौधे हैं, जो हरे हरी हरियाली है, उसके नीचे जब हम बैठते हैं तब भी वह हमें प्राप्त होता है। हम जो प्राकृतिक अग्नि जलाते हैं और जो पीले रंग की लपट जो उठती है उससे भी प्राप्त होता है। और ये जो प्लांट्स हैं ये उससे जो पदार्थ बनाते हैं, नाइट्रेट्स, जो हमारे जो अपने उत्पादन में, जो फल में, जो फूल में, जो पत्तियों में डालते हैं, वो नाइट्रेट भी हमारे भोजन के रूप में जा करके और बाद में वो नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट होता है। इस तरह से ये जो हमारी दिनचर्या है ये ब्राह्म मुहूर्त से शुरू हो जाना चाहिए। सूर्योदय के पश्चात लगभग 45 मिनट तक जो सूर्य का प्रकाश है उसमें अल्ट्रावायलेट ए और बी नहीं होते। उस सूर्य के प्रकाश की भी अपनी महत्ता है, उसको भी अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। उसको ग्रहण करने के पूर्व हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो स्नान का महत्व दर्शाया गया है वो स्नान के महत्व को समझ लें। स्नान, ठंडे पानी से स्नान, ये हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है। का चाहे कोई भी धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सब में, जैन धर्म में तो उतना नहीं है लेकिन स्नान का अपना महत्व है। स्नान से शरीर में बहुत सारे परिवर्तन हमारी कोशिका के स्तर पर होते हैं। इस पर बहुत सारी रिसर्च हुई है कि जब हम अपनी मेरुदंड से नीचे ठंडे पानी को प्रवाहित करते हैं तो अचानक बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। हमारा जो कॉर्टिसोल का लेवल है वो नियंत्रित हो जाता है। बहुत सारे मेटाबॉलिक आवश्यकताएं जो होती हैं उनको काम करने में उस स्नान से जो हम सुबह सुबह करते हैं उससे उनको अनुकूल स्थिति प्राप्त होती है। तो हमारी दिनचर्या में प्रातः स्नान यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर हमारे शरीर का मेंटेन रखने के लिए हमको इस शरीर को कुछ
चुनौतियों के बीच में डालना पड़ता है। अगर इस शरीर को हम चुनौतियों में नहीं डालेंगे तो यह शरीर सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की ओर बढ़ जाएगा और इस शरीर में जो क्षमताएं होती हैं उन क्षमताओं में कमी आ जाएगी। उदाहरण के तौर पे अगर हम अपनी हड्डियों पर वजन कम करेंगे, उस पर वजन नहीं डालेंगे, तो कितना भी कैल्शियम खाएं, हड्डियां उस लायक नहीं होंगी कि वो हमारे जीवन का वजन उठा सकें, वो जीवन के काम आ सकें। तो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, उनके घनत्व को बढ़ाने के लिए हड्डियों पर भार डालना आवश्यक है। तो ये जो हमारा आराम तलबी का जो स्वभाव है, वो स्वभाव हमको आगे चलकर नुकसान पहुंचाता है। इसी प्रकार से हमारे जो मसल्स हैं, अगर हम उनका काम नहीं लेंगे, उनको तोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी। हम अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते, उनसे कहते हैं कि सर्दी लग जाएगी, गर्मी लग जाएगी, लपट लग जाएगी, चोट लग जाएगी। इस तरह से हम उनको जीवन में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। चुनौती के बिना कोई भी शक्ति हमको प्राप्त होने वाली नहीं। इसी प्रकार से ऊंचाई और गहराई, इन दोनों का भी अपना महत्व है। जो लोग साल में एकाध बार भी पहाड़ों पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, उनके आरबीसी बढ़ जाते हैं। और जो लोग कभी गहराई में जाते हैं, जैसे पानी की गहराई में जाते हैं, गोता लगाते हैं, या ऐसे स्थान पर जाते हैं जो समुद्र सतह से नीचे हैं, उनसे हमारे शरीर में जो रक्त प्रवाह है, वो रक्त प्रवाह का जो स्तर है उसको मेंटेन करने में हमको सहायता मिलती है। तो ये जो चुनौतियां वाला जो सिलसिला है, इसको हम अपने प्रारंभ से ही शुरू कर देते हैं, स्नान से ही शुरू कर देते हैं। हम जो एक्सरसाइज करते हैं वो एक्सरसाइज स्नान के पश्चात की जानी चाहिए। ऐसा वैज्ञानिकों का भी मत है, बहुत सारी स्टडीज ऐसी हुई हैं। तो हम सुबह उठ गए, तब उठ गए जब हमारे चारों तरफ अंधेरा होता है। एक स्थिति और होती है जब हम सुबह सोकर के उठते हैं, उस समय हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन का प्रवाह अत्यधिक रहता है और जो ब्रेन वेव्स हैं, डेल्टा वेव्स काम कर रही होती है। उस समय हमारे मस्तिष्क में कुछ विशेष आइडियाज आते हैं, कुछ विशेष विचार आते हैं। उन विचारों को संग्रह किया जा सकता है। इस तरह से सुबह उठना या ब्राह्म मुहूर्त में उठना एक योगी की दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इस पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि वह जो अवधि होती है, उस अवधि में हमारा मस्तिष्क और हमारा शरीर दोनों रिलैक्स्ड पोजीशन में रहते हैं और उस स्थिति में हम वह काम कर सकते हैं जिसमें हमको फोकस की आवश्यकता होती है, जिसमें हमको मेमोरी से कुछ निकालने की आवश्यकता होती है। और हमारे सेल्स उस समय तैयार होते हैं अपने नए
कार्य को करने के लिए। तो जीवन में जो सुबह सुबह का समय है वो एक कार्य के लिए और आवश्यक है, वो है ग्राउंडिंग। हमको धरती से बहुत कुछ प्राप्त होता है, लेकिन जो चीज हमको मिलना चाहिए उस पर हम ध्यान नहीं देते। हमने अपने घरों को इंसुलेटेड कर रखा है, धरती से सीधा संपर्क हमारा टूट गया है। हम जब बाहर निकलते हैं तो जूते चप्पल पहन करके निकलते हैं। तो ये जो इंसुलेशन है, इसके कारण हमारे जो सेल्स हैं, विशेषकर हमारे जो आरबीसी हैं, ये आरबीसी अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाते। एक प्रयोग ऐसा किया गया था कि रक्त को पेट्री डिश में निकाल करके रखा। कुछ समय रखने के बाद में उसको जिंदा रखते हुए आरबीसी को देखा। जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है उसमें, उसके अंदर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट जो कुछ भी होता है वो सब उसमें देखा। तो ये देखा कि हमारी जो लाल रुधिर का कणिकाएं हैं वो एक दूसरे से अलग हो गई। कुछ दिनों के बाद उस पेट्री में रखने के बाद, पेट्री डिश में रखने के बाद में उनको फिर से खून में डाला। रक्त में डालने के बाद उन पर नजर रखी गई तो ये देखा गया कि उनकी उम्र बहुत कम हो गई। तो ये आरबीसी है, 120 दिन के लगभग उनकी उम्र होती है, लेकिन वो उतनी उम्र नहीं जी पाई। तो इससे ये हुआ कि हम सेल के लेवल पर भी अकेला रहना पसंद नहीं करते। कोशिकाएं भी हमारी एक दूसरे के सानिध्य में रहना चाहती हैं, कम्युनिटी में रहना चाहती हैं, सामाजिकता में रहना चाहती हैं, संवाद में रहना चाहती हैं। तो ये जो अकेलापन है, ये अकेलापन आज की इस दौड़ धूप वाली दुनिया में, भीड़ भाड़ वाली दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। हम कोई बड़े पद पर पहुंच जाते हैं, कोई बहुत ज्यादा धन कमा लेते हैं, बहुत बड़े विद्वान बन जाते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि हम समाज से कट जाते हैं। अपने आप को जब भी हम अलग समझने लगते हैं, एक तरह से हम अकेले पड़ने लगते हैं। अकेलापन ऐसा नहीं है कि किसी को जेल में बंद कर दिया। अकेलापन ऐसा है कि हमने स्वयं को ही दूसरों से अलग कर लिया। किसी ने धन के कारण कर लिया, किसी ने पद के कारण कर लिया, किसी ने राजनीतिक वर्चस्व के कारण कर लिया। तो ये किसी ने दूसरे को दिखाने के लिए कर लिया। तो इस तरह से भी जो अकेलापन है, वह अकेलापन उस तरह का प्रभाव डालता है जिस तरह का प्रभाव हमने उस सेल के साथ देखा। हमने देखा होगा कि बड़े बड़े राजनीतिक या बहुत बड़े नौकरशाह जब रिटायर हो जाते हैं या उनकी सरकार से बाहर कर दिए जाते हैं, सत्ता से बाहर हो जाते हैं, तो वे अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं। और वो जो उनका एक अकेलेपन का जो सिंड्रोम है, वो सिंड्रोम उनको, उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको बहुत कम कर देता है। तो इस तरह से हमको अकेलापन जितना संभव हो
उस अकेलेपन से बचना है। अपने परिवार के साथ हमारा जुड़ाव रहे, हमारे समाज के साथ हमारा जुड़ाव रहे, हमारी प्रकृति के साथ, कायनात के साथ हमारा जुड़ाव रहे। हमारे इन सबके साथ जुड़ाव नहीं है तो ईश्वर के साथ हमारा जुड़ाव रहेगा तो अकेलापन नहीं रहेगा, और अकेलापन नहीं रहेगा तो हमारे जो बहुत सारे भावनात्मक जो रोग हैं उनसे हम बचे रहें। हमारे शरीर में जो बीमारी है वो भावनाओं से ही आती है, इमोशन से ही आती है। तो ये जो एक चीज हमने बात की, इसको हम प्रायः ध्यान नहीं देते। हम पद के लिए, धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए ज्यादा महत्व देते हैं और अकेलेपन को स्वयं स्वीकार करते हैं। तो ये जो चीज है, ये प्रकृति के साथ हमारा सानिध्य बना रहे। सुबह जब हम उठते हैं तब से ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाए। हमने देखा कि हमारे विश्व में कुछ ब्लू जोन्स हैं। वो ब्लू जोन्स मतलब वहां पर लंबी आयु तक जीवन जीने वाले लोग रहते हैं। उनका जब अध्ययन किया गया तो यह पाया गया कि वे अकेला रहना पसंद नहीं करते, वे सामाजिकता में रहते हैं। कुछ ब्लू जोन तो ऐसे हैं कि वो पास्ता भी खाते हैं, और जो सफेद चीजें जिनको स्वास्थ्य की दृष्टि से मना किया जाता है वे भी खाते हैं। लेकिन एक चीज उनमें सब में कॉमन पाई गई, वो ये पाई गई कि वे सामाजिक हैं। वो दादा दादी मरते दम तक अपने नाती पोतों के साथ में समय गुजारते हैं, समाज के साथ में हिल मिलकर रहते हैं। और दूसरी चीज उनमें ये पाई गई कि वो हमेशा सक्रिय रहते हैं। तो सक्रियता और सामाजिकता ये हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक चीजें हैं, इन पर हमको ध्यान देना जरूरी है। तो सुबह हम बात कर रहे थे कि सुबह उठ गए, सुबह उठने के पश्चात हमें क्या क्या करना है। दिनचर्या की जहां तक बात है, सबका अपना अपना हिसाब किताब बना होता है, सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं, उनके शरीर उसके अनुसार ढल चुका होता है। वो देखना है हमको, उस आदत को, कि वो आदत हमारे प्राकृतिक तरीके से कितना डिफर है, उसको धीरे धीरे दूर करना है। तो सुबह उठ करके सोच निवृत्ति के लिए जो जाते हैं उनके लिए आवश्यक है कि उन्होंने जो एक दिन पूर्व का जो भोजन है वो उतनी अवधि पूर्व कर लिया है कि उनको सोच निवृत्ति में दिक्कत ना हो। जितना हमको भोजन करना आवश्यक है उतना ही वेस्ट को एलिमिनेट करना भी जरूरी है। तो जब हम सुबह उठना चाहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हैं, तो यह जरूरी हो जाता है कि हम एक दिन पूर्व का जो भोजन किए हैं, क्या वह भोजन हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठने की इजाजत देता है, अपने दैनंदिन कार्य शुरू करने की परमिशन देता है। अगर ऐसा नहीं है तो उस पर विचार कीजिए। हमको सुबह उठना तो बाद में है, लेकिन सुबह उठने की तैयारी हमको एक दिन पहले करना है। तो जब हम सोते हैं वह समय सुबह उठने में बहुत ज्यादा रोल अदा करता है। अगर हम लेट सोएंगे तो सुबह कैसे उठेंगे? हमारी निद्रा की जो अवधि है वो अवधि किसी की 6 घंटे होती है, किसी की 8 घंटे होती है। अपने अपने हिसाब से उस अवधि के अनुसार हमको उतने पहले सोने की तैयारी करना है।
तो सोने की जो तैयारी होगी उसके पूर्व हमको भोजन ग्रहण करना है। तो जब भी हम सोए उसके कम से कम 2-2.5 घंटे पहले हमारा भोजन हो जाना चाहिए। इसीलिए सूर्यास्त के बाद भोजन करने की मनाही होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग सूर्यास्त तक भोजन करने के बाद उनके पास सोने के और भोजन करने के बीच में 2.5-3 घंटे का जो समय रहता है वो समय उनको मिल जाता है। तो ये हुआ हमारा सुबह उठने का कार्यक्रम, जो एक दिन पहले से हमको उसकी तैयारी में जुटना होता है, तब हम सुबह उठ पाते हैं। और यदि ये तैयारी के बिना उठेंगे तो वो सुबह उठना हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। ऐसा करेंगे तो कुछ कुछ बायोमार्कर्स हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के बायोमार्कर्स हैं, वो हमको दृष्टिगोचर होंगे। वो क्या है? जिस तरह से कि हम पैथोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं, सीबीसी कराते हैं, सीआरपी कराते हैं ना, तो उससे कुछ हमको पता चलता है कि हमारे शरीर में ये गड़बड़ है। उसी तरह से हमको अपने स्वयं के शरीर की जो स्थिति है उससे भी हमको पता चलता है कि हमारे शरीर में कहीं कुछ गड़बड़ है। वो भी बायोमार्कर हैं। जैसे हमारा फोकस नहीं हो रहा, जैसे हमें सुबह उठते ही कोई शक्ति महसूस नहीं हो रही, चलने फिरने में हमको दिक्कत आ रही है, जैसे ब्रेन फॉग हो रहा है। तो ये कुछ कुछ चीजें अगर होती हैं तो उसका अर्थ ये हुआ कि हमने या तो नींद पूरी नहीं ली है। नींद पूरी ना होना ये भी एक बायोमार्कर है हमारे अस्वस्थ होने का। ये छोटी छोटी सी चीजों पर हमने ध्यान दिया तो हमको स्वस्थ रहने में जो हमें करना चाहिए वो करने में सहयोग मिलेगा।